आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। और जब मेरे पास वो क्लाइंट इतने सारे आते हैं तो आई थिंक सो कि हर सोसाइटी, हर समाज, हर गांव, हर कस्बे में इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो कि इस समस्या से जुड़े हैं। और इस समस्या का नाम है स्वप्न दोष की समस्या, या जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे धात रोग भी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से लोग इसे एज्यूम करते हैं और अपनी समस्या को लेकर वहाँ आते हैं। तो स्वप्न दोष या फिर नाइट फॉल क्या होता है, पहले तो इसे जान लेते हैं कि नाइट फॉल वो प्रॉब्लम या स्वप्न दोष वो प्रॉब्लम है जिसमें रात को सोते समय या तो हमें सपना दिखता है कि हम किसी के साथ हैं, या फिर नहीं भी दिखता है तब भी नाइट फॉल हो जाता है और लिंग से कुछ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। यानी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे डिस्चार्ज होने की एक जो सिचुएशन होती है कि जैसे हम सेक्स करते हैं और जैसे डिस्चार्ज होने में फील करते हैं, सेम वैसी ही सिचुएशन सपने में होना, जिसे कि नाइट फॉल या फिर स्वप्न दोष कहते हैं। अब ये एक समस्या है सबसे बड़ी युवाओं के लिए, किशोरों के लिए, और वो ये सोचते हैं कि अब उनको कोई बीमारी हो गई है, अब उनको कोई रोग लग गया है और इसकी उन्हें दवा चाहिए। और इसके लिए वो सलाह लेते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने बड़ों से या फिर अपने दोस्तों से। तो उनसे सलाह लेकर उसी को वो फॉलो करते हैं। अब वो लोग क्या सलाह देते हैं, वो लोग ये सलाह देते हैं कि नाइट फॉल नहीं होने चाहिए, ये बहुत अनमोल होता है, वीर बाहर नहीं निकलना चाहिए, वीर खून की 100 बूंदों से बनता है, बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं दिन भर में उसका फिर एक रस बनता है, उस रस से फिर कहीं जाकर थोड़ा सा वीर बनता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आगे के वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए नाइट फॉल होना सही नहीं है। इस तरीके की जानकारी आमतौर पर लोग देते हैं। साथ ही साथ लोग ये भी कहते हैं कि ये हड्डियों का जूस होता है, ये हड्डियों की मींग होती है, ये तो हड्डियों की ताकत है, ये निकलनी नहीं चाहिए। तो ये सारे लोग मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं, उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया है। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी है दोस्तों, बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी जब तबीयत खराब होती है किसी की, आपकी फैमिली में या आपकी, तो आप सीधे अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं कि वो जो दवा देंगे, जो वो बताएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और उसको हम फॉलो भी करेंगे और दवा भी खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डेफिनेटली जितनी भी दवाएं दी जाती हैं उससे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। उसी संदर्भ में मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर आपको कोई जानकारी दे रहे हैं तो आपको उस पर भी विश्वास करना है कि यहाँ कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह के काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक ऑथेंटिक जानकारी दूसरों को देते हैं। तो इसलिए हम आपको एक बुक भी दिखाना चाहेंगे जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं, जो कि आप युवाओं के लिए छापी गई हैं और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू इनको बच्चों को दिया गया था। ये सिफ्सा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बांटी गई थी। और जैसे आप देख सकते हैं, इसको बहुत आराम से मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर भी इसको दिखाऊंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इस पे लिखा है कुछ जाने कुछ समझे, और नीचे इसमें लिखा है राज परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी सिफ्सा। सिफ्सा एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वास्थ्य विभाग के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर काम कर रही है और आपको अच्छी सेवाएं दे रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को सुविधा देने की कोशिश करती है। तो ये जो बुक है इसमें वो सारे सवाल और उनके आंसर्स दिए हैं जो कि किशोरों से जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी एज से जुड़े हुए हैं, जिसमें नाइट फॉल होना, हस्तमैथुन करना, सेक्स के बारे में, माहवारी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, यानी गर्भ निरोधक के बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई है जिससे कि आपको अवेयर किया जा सके। ये बुक्स जो थी पिछले साल एनएसएस के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। एनएसएस के स्टूडेंट वो होते हैं जो कि डिग्री कॉलेजेस में एनएसएस की जो एक वो ब्रांच होती है उसमें दाखिला लेते हैं और उसमें शामिल होकर समाज सेवा के तौर पर गांव में भी जाते हैं
और वहाँ पर जाके कैंप लगाते हैं, सोसाइटी की समस्याओं को जानते हैं, वहाँ लोगों से पूछते हैं और अपना इंटरेक्शन करते हैं। तो उन लोगों को ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई थी कि जिससे वो जब ट्रेंड हो जाएंगे तो वो भी अपनी उम्र के लोगों को समझा पाएंगे कि वाकई में स्थिति है क्या। तो ये जो बुक है इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लिखा है वो 2 पन्ने पलटने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि वीर की एक बूंद खून की 20 बूंदों के बराबर होती है, इसलिए वीर की हानि यानी शरीर से वीर बाहर निकलना शरीर को कमज़ोर करता है। ये सवाल मैं समझता हूँ कि सभी युवाओं का होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे या फिर जो लोग अपनी 20 साल की उम्र से आगे बढ़ चुके हैं वो लोग भी इसको अभी तक एक बीमारी या प्रॉब्लम के रूप में ही देखते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका आंसर भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। वैसे तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन ये मुझे दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आप ये ना सोचें कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ और इसका कोई ऑथेंटिक रीज़न भी नहीं है। नहीं जी, जो आपके पड़ोसियों ने बताया है, जो आपने अब तक सुना है वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। हम जो बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपने तो ये सुना है कि ये तो बहुत अनमोल होता है, ये तो बहुत ख़ास होता है, ये तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो ये जो बुक जो कि भारत सरकार ने के कोलैबोरेशन से और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से सिफ्सा ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए जो बनाई है उसको आप समझिए कि उसने क्या लिखा है जिससे वो आपको समझाना चाहती है। और उसने यहाँ पर लिखा है, जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे आपको, कि उसने यहाँ पर लिखा है कि वीर विभिन्न ग्रंथियों के स्राव से बनता है, वीर का खून से कोई संबंध नहीं होता और इसके बाहर निकलने से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। ये सवाल यहाँ पर बहुत अच्छे से एलोबरेट किया गया है, इसका आंसर कि वीर विभिन्न ग्रंथियों के स्राव से बनता है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स हैं उनके स्राव से ये बनता है और इसका खून से कोई संबंध नहीं है। खून से संबंध अगर है तो वो ये है कि आप जब आप बड़े हो गए हैं तो आपके अंदर खाने के प्रति जो रुचि है या फिर जो शेड्यूल है खाने का वो सही नहीं है और उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। तो आपका ध्यान कभी खाने पे नहीं जाता कि आपने दिन में कितने बार खाना खाया है। मोस्टली जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट्स दिन में 2 बार खाना खाते हैं, एक तब जब कॉलेज आते हैं और एक तब जब शाम हो जाती है घर पर जाके, या फिर कुछ ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो तो रात में ही खाना खाते हैं, मोस्टली 2 बार खाना खाते हैं। तो 2 बार खाना खाने से तो फिजिकल और मेंटल कमजोरी आनी ही है। आप सोचेंगे कि आपका वजन गिरता चला जा रहा है तो वो तो गिरेगा क्योंकि आप 2 बार खाना खा रहे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इसको सुधारिए, दोष नाइटफॉल को ना देकर, बल्कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को समझिए कि आप दिन में खाना नहीं खा रहे हैं। दूसरा, जो आप लोग ये समझ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे इसके लिए इलाज की ज़रूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा सबके साथ होता है और इसीलिए इसके लिए किसी मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोग जैसे आप अड़ोसी पड़ोसियों से सुनते हैं, किसी जानकार से सुनते हैं कि उसने बताया नहीं जी ये तो प्रॉब्लम है, तो आप अड़ोसी कहीं पास में चले गए और वहाँ पर जाके किसी से भी दवा ले आए या कोई पुड़िया ले आए, कुछ भी खा लिया। आई डोंट नो आपको कहाँ से मिलते हैं, लेकिन आप ले आते हैं उनसे और ये सोचते हैं कि ये आप खाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये दवा खाई है तो देखा होगा कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, नाइटफॉल नहीं रुकते। और अगर कुछ लोगों के रुके हैं तो उनके साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे लिंग में तनाव कम होना, लिंग का खड़ा ना होना, सेक्स की इच्छाएं घट जाना। तो ये तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी अगर आपकी आगे की वैवाहिक जीवन जब आपके सामने आएगा तो फिर उसका सामना आप कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर इस तरीके की स्थिति आपके साथ है कि आपको नॉर्मल नाइटफॉल हो रहे हैं तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल है और इससे ये पता चलता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका प्रजनन तंत्र स्वस्थ है और आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं है। इसको हम एक अच्छे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरण ये है कि मान लीजिए घर में अगर हम कोई एक छोटा पौधा लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अब इधर सोच लीजिए कि आप छोटे हैं, आप धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो जैसे छोटे हैं आप तो आपको नाइटफॉल नहीं होते, आपके अंदर सेक्स की इच्छाएं नहीं है। इसी तरीके से इस पौधे में भी अभी कोई फूल और फल नहीं आ रहा, ये छोटा है अभी, ठीक है। धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होता है और एक वृक्ष की शक्ल लेता है और फिर इसमें फूल और फल आना शुरू हो जाते हैं।
इसी तरीके से यहाँ जो एक छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, और वो जब 14-15 साल का, 16-17 साल का हो गया, तो उसमें अब स्थिति नाइटफॉल की शुरू हो गई। तो सेम स्थिति वो है कि जैसे एक पौधा बड़ा होकर वृक्ष बना और उसमें अब फूल आना शुरू हुए, लेकिन सारे फूल उस पेड़ में नहीं टिकते, उसमें बहुत सारे फूल गिर जाते हैं, बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं। लेकिन क्या अगर उसके फूल झड़ जाएंगे या गिर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि पेड़ कमज़ोर हो जाएगा, पेड़ बेकार है, पेड़ ठीक नहीं है? बल्कि नहीं, थोड़े दिनों में कुछ फूलों में फल आ जाते हैं। इसी तरीके से जो कोई व्यक्ति यहाँ बड़ा हुआ है उसकी एक एज में नाइटफॉल होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, इसलिए नाइटफॉल हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि वो, उसका प्रजनन तंत्र स्वस्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो एक पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ फूल गिर जाते हैं और कुछ फूलों में फिर फल आते हैं। फल आने का मतलब ये है कि आप इधर कंपेयर कर सकते हैं कि जब आगे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी शादी होगी, देन कि परिवार को वो आगे बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से अगर इस पेड़ में, जिसमें कि बड़े होने पर फूल और फल आए थे, जो कि ये बताता है कि ये पेड़ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसकी ग्रोथ ठीक है, तो अगर हम ये सोचें कि नहीं, इस पेड़ में फूल और फल आ जाएंगे तो ये तो कमज़ोर हो जाएगा, इसकी तो टहनियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, इसका तो तना कमज़ोर हो जाएगा, तो मुझे तो इसमें ऐसी दवा डालनी चाहिए इस पेड़ की जड़ में कि जिससे ये पेड़ मजबूत बने और इसके फूल और फल आना बंद हो जाएं। तो याद रखिए कि अगर ऐसी दवा हमने डाल के किसी भी पेड़ की प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया, उसके फूल और फल आने को कम कर दिया, तो ऐसे पेड़ को घर में फिर कोई रखता नहीं है, ऐसे पेड़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। फिर घर में क्या कहते हैं, इस पेड़ में कोई फल नहीं आ रहा, ये पेड़ बेकार है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल जो फिनोमेना हमारा चल रहा है, जिसमें कि नॉर्मल नाइटफॉल हो रहे हैं, जो कि 2 बार भी हो सकते हैं हफ्ते में, 3 बार भी हो सकते हैं, किसी को 4 बार भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हर शरीर के अलग अलग मेटाबॉलिज्म के अनुसार। तो हो सकता है हम कुछ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पॉर्न मूवीज़ देख लेते हैं तो ज़्यादा नाइटफॉल हो जाते हैं, तो दिस इज़ नेचुरल, तो नॉर्मल है, नेचुरल भी है कि अगर हम कोई चीज़ सोचेंगे तो वैसा ही हमारे साथ होगा। और कुछ में ये भी होता है कि नहीं भी देखते तब भी हो जाता है। तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी हमारी बॉडी का फिनोमेना है। तो अगर कोई बॉडी में किसी भी बड़ा होने के बाद अगर उसमें नाइटफॉल होते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है। पहले ही मत जाकर किसी से दवाई लेना शुरू कर दीजिए, बिना किसी डॉक्टर सलाह के आप जाकर दवाई शुरू कर दीजिए, उससे आगे आपके बहुत बड़े आपको गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ में अगर आप दवा डालेंगे तो उसमें आगे फूल और फल आना आप बंद कर रहे हैं, तो क्या हम उस पेड़ को सही पेड़ मानेंगे? इसी तरीके से अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर उसे दवा खिलाकर या खुद दवा खाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देंगे, यानी जो हमारे अंदर शुक्राणु बन रहे हैं उनको कम कर देंगे, लिंग में जो तनाव आ रहे हैं उनको कम कर देंगे, आप नाइटफॉल को बंद कर देंगे, तो क्या ये व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा आगे चल के? क्या ये आगे चल के अपने परिवार को बढ़ा पाएगा? ये तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी फिर। तो प्लीज़ अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है जिसको आप समस्या का नाम देते हैं, तो पहली बात तो इसे यही अज्यूम मत करिए कि ये कोई समस्या है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, सबके साथ ऐसा होता है। और इसको समझने की ज़रूरत है कि इस एज में ऐसा होता है, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, खाने की डाइट की अच्छी ज़रूरत है। मोस्टली मैंने इसमें यहाँ पर ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि बॉयज़ ये भी बताते हैं कि लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ें मत खाइए, जैसे कि हाई प्रोटीन की चीज़ें मत लीजिए, अगर अंडा खाते हैं तो वो मत खाइए, अगर कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो मत खाइए, या फिर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में कुछ अच्छी चीज़ें मत खाइए, या फिर आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो वो भी मत खाइए। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसको भी खारिज करती है। वो कहती है कि आप जो भी चीज़ खाना चाहें वो खा सकते हैं, क्योंकि अभी आप बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होने में आपको ग्रोथ में हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन समाज हमारा आपको ऐसा फीड करता है, आपके बड़े लोग या जो भी जिनसे आप सलाह लेते हैं वो कहते हैं ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, तो अल्टीमेटली तो कमज़ोरी ही आनी है। और फिर आप हमारे पास आके कंप्लेंट ये करते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, आपको वीकनेस बढ़ती जा रही है। दोष किसको दे रहे हैं? नाइटफॉल को। जबकि दोष यहाँ पर है कि आपने एक तो न्यूट्रिएंट चीज़ें खाना बंद कर दिया है, दूसरा आप
जो भी हाई प्रोटीन की चीज़ें आप उन्हें नहीं ले रहे हैं, या फिर आप अगर वेजिटेरियन है तो आप हाई प्रोटीन की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप दूसरी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आपने सभी चीज़ें छोड़ दी हैं, खाना भी 2 बार कर दिया है, तो फिर सेहत का क्या होगा। तो इसलिए ध्यान इस पर दीजिए कि गलती कहाँ पर हो रही है। गलती यहाँ है कमज़ोरी के लिए कि आप खाना समय पर नहीं खा रहे और दिन में जो 3 से 4 बार खाना खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, आप दिन में मुश्किल से 2 बार खाना खा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को थोड़ा सुधारिए। दूसरा, दोषारोपण नाइटफॉल को मत दीजिए, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है और सबके साथ ऐसा होता है। ये बुक जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है जिससे आप अच्छे से समझें, आप इस समस्या को समस्या ना समझें बल्कि ये समझें कि एक एज का ये एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है और इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसमें एक चेंज ये भी आता है कि हमें मास्टरबेशन करना पड़ता है, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि कैसे करना है या फिर कब करना है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी जिन्हें हम गर्भ निरोधक कहते हैं, जिसमें कॉन्डम आता है, टैबलेट्स आती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आती हैं, या फिर हमारे माला वो हमारे पास जो कॉपर टी वगैरह आती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कब और क्यों लगाई जाती हैं इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस एज में, अगर आपकी उम्र 16 से 20 के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना, क्योंकि जब ये जानकारी आज होगी तभी आप अपना फ्यूचर बेटर कर सकेंगे और एक बेटर डिसीजन एक सही समय पर ले सकेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, जैसे HIV एड्स है, RTI STI है, जो बीमारियां हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, इस एज में ही हमको सबसे ज़्यादा होती हैं। और जो एक ग्राफ निकल कर आया है जो HIV पेशेंट्स का, उसमें ये देखा गया है कि जो 18 से जो 28 साल के आसपास का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं। तो वो ग्राफ भी हम कैसे नीचे ला सकते हैं, उनसे कैसे हम इस एज में सबसे ज़्यादा बच सकते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो नाइटफॉल की एक समस्या है जिस पर समाज और आपके जो बड़े लोग हैं जो आपसे टच में हैं उनका इतना प्रभाव है कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल से एक ऑथेंटिक आपको जानकारी दी जाती है उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। तो प्लीज़, अगर आप डॉक्टर्स पर विश्वास करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर विश्वास करते हैं, ट्रीटमेंट पर विश्वास करते हैं, तो इन पर भी आपको विश्वास करना है। अगर आप फिजिकली किसी से मिलना चाहते हैं, जैसे इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में भी जा सकते हैं, नज़दीकी ब्लॉक स्तर पर भी जो हॉस्पिटल है उनमें भी जा सकते हैं। वहाँ पर इसके लिए किशोरों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उनका नाम भी है किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक। तो अगर आपकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है तो आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी ये जानकारी ले सकते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ बताइए। और उनका नाम साथिया केंद्र भी है, कुछ जगह पर साथिया केंद्र भी है और किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक भी है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो आप भारत में कहीं पर भी रहते हैं, आप वहाँ पर जाकर वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जानना चाहें वहाँ पर जान सकते हैं, यानी गर्भ निरोधक के बारे में। आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ तो हैं, इस प्लेटफॉर्म पर तो हैं, आपको यहाँ झिझकने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी जानकारी दी जाती है वो एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के हम रिप्लाई करें तो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट करिए, अपना सवाल छोड़िए, जिस भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो नीचे लिखिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे और उस पर बनाएंगे। साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी यहाँ पर ध्यान हम रखेंगे कि हम किसी का भी नाम स्क्रीन पर ना फ्लैश करें, जिससे भी कोई भी अगर किसी ने कमेंट किया है तो वो कमेंट में ही रहे। तो मैं तो नहीं समझता कि इस उम्र में और इस एज में आकर आपको कमेंट करने में भी कोई झिझक होगी। आप बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर अपने कमेंट करिए, बिकॉज ये चैनल ही मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी उम्र 10 से 19 साल या फिर जो 15 से 20 या 25 के आसपास की एज के हैं। उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि नाइटफॉल या मास्टरबेशन या फिर सेक्स रिलेटेड और दूसरे इश्यूज, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो क्लिनिक में लोग आते हैं वो खुद क्लिनिक में बैठकर भी जब कॉन्फिडेंस में हम उनको लेते हैं तब भी वो सही से एलोबरेट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अरे हम अपनी बात कैसे उनको बताएं, कहीं ऐसा ना हो ये किसी से कह दें, ऐसा ना हो किसी से ये हमारा डिस्क्लोज कर दें कि हम कहाँ से आए, हमारा नाम, हमारा एड्रेस हमारे घर वालों को पता चल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसे जितने भी क्लिनिक बनाए गए हैं जो किशोर स्वास्थ्य से संबंधित हैं उनमें कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंशियलिटी का यानी गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, आप कहीं पर भी किसी भी क्लिनिक पर जाकर, जो किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक जो कि गवर्नमेंट सेटअप में बने हुए हैं, आप उनमें जाकर मिल सकते हैं वहाँ पर काउंसलर से। और आप यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर भी आप अपनी बात को बता सकते हैं मुझे, और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस जो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट ऑप्शन में कमेंट करेंगे। धीरे धीरे हम उन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे जिन पर आप जानना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का इशू हो जिसके बारे में आपको प्रॉब्लम है, जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम है, या जो भी कंसेप्ट आप नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इस जानकारी को आप अच्छे से अपने जीवन में फॉलो भी करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो स्टे ट्यून और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।